नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले बात लगातार चल रही बैठकों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे दिन भी बजट की तैयारियों और नवीन मद प्रस्ताव को लेकर मंत्रियों की मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर और प्रेम साय सिंह टेकाम के विभागों के बजट तैयारी को लेकर बातचीत की, उनके सुझाव भी लिए। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव डहरिया ने बताया कि इस बार का नगरीय प्रशासन विभाग का अनुमानित बजट 3000 करोड़ का है। श्रम विभाग का बजट 192 करोड़ का होगा। श्रम विभाग का बजट पिछले साल की तुलना में कुछ कम रहेगा। इस बैठक के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि हर ब्लॉक में श्रमिक संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में सफाई, सड़क, बिजली और पानी की बेहतर सुविधाएं लाएंगे। अमृत जल मिशन योजना के लिए अतिरिक्त बजट मांगा गया है। कहा कि नगरीय क्षेत्रों में आवास के लिए हमने नई नीति बनाई। वहीं किराएदारों को भी मकान उपलब्ध कराने के लिए बजट में प्रावधान किया है। बुधवार को टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू समेत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विभागों के बजट तैयारियों पर बात करेंगे। चर्चा है कि इस बार छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा 1 लाख करोड़ का बजट लाया जा सकता है। देखिए, हमारे विभाग में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, उस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए, इन सब चीजों के लिए हम और बेहतर बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिससे सरकार भी चिंतित है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपने प्रभार वाले जिलों में स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना से निपटने के लिए सभी सरकारी अस्पताल में व्यवस्था सुधारने और दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं सरकार ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की। संक्रमण के हिसाब से शहरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है। 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया है। क्योंकि लगातार दूसरी 2 लहर देख चुके हैं, तो तीसरी लहर जो हो रही है उसमें लोग खुद स्वयंस्फूर्त इसमें संज्ञान लेकर जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। जितने आंकड़े सरकार बना रही है उससे दुगने लोग जो हैं वो अपने घरों में क्वारंटाइन हैं, निजी अस्पतालों से, निजी डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। ना उनके लिए दवाई की व्यवस्था है, ना उनके लिए राशन की व्यवस्था है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ा आज का अपडेट भी आ चुका है। इस वक्त आज जो हमको आंकड़े मिल रहे हैं, कोरोना से जुड़े हुए 5151 नए मरीज मिले हैं। तो 5151 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मृत्यु दर्ज की गई। प्रदेश में आज 483 लोग स्वस्थ हुए हैं। 55,946 टेस्ट किए गए थे और प्रदेश में पॉजिटिविटी की दर 9.21% पर पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मृत्यु हुई और एक्टिव केस बढ़ गए। 23,886 एक्टिव केस हो गए। अलग अलग संख्या के हिसाब से आप देखें तो छत्तीसगढ़ में हर एक जिले में आंकड़ा बढ़ता दिखा है। 5151 नए कोविड मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 4 मरीजों की मृत्यु हुई है। पॉजिटिविटी दर बढ़ गई है। आज 483 लोग स्वस्थ हुए हैं और 55,946 टेस्ट के बाद पॉजिटिविटी दर 9.21% रही। एक्टिव केस बढ़कर 23,886 पहुंच चुके हैं। रायपुर में 1,454 नए केस मिले हैं, जबकि दुर्ग में 950 और रायगढ़ में 596 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन आंकड़े लगातार बढ़ते दिखे हैं। पिछले 2 दिनों से आंकड़े आंशिक तौर पर कम दिखाई पड़े थे, लेकिन आज एक बार फिर आंकड़ा पहले के मुकाबले काफी बड़ा है। पॉजिटिविटी दर 9 के ऊपर चली गई। एक्टिव केस बढ़कर 23,886 हो गए। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनय, बताएं आज का अपडेट। देखिए, आज
5,000 के पार मरीज है और संक्रमण दर है वो 9.21 है। 4 लोगों की मौत हुई 24 घंटे में और ये आंकड़ा खतरनाक होता जा रहा है दिन पे दिन। ये चिंताजनक विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए है और ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान भी होने लगी है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ में आम लोगों के लिए बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे में जो सरकार की जो गाइडलाइन है शायद उसका पालन करने में कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, जिला प्रशासन को जो जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए था, कहीं न कहीं उसमें भी जो कमी वो दिख रही है कि आखिर संक्रमण दर इतनी तेजी से फैल रहा है, जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद भी लोग क्यों नहीं सजग हो पा रहे हैं। जबकि ऐसे में स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, जो सरकारी दफ्तरों में 1/3 के साथ में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर भी संक्रमण दर क्यों नहीं रुक रहा है। ये एक बड़ा अब सवाल उठने लगा है आम आदमी के लिए भी और जो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए भी, क्योंकि अगर इतनी प्रतिबंध लागू हो चुके हैं, 1 सप्ताह लगभग होने को है, तो संक्रमण से नीचे आना चाहिए था और ऐसे में जो लोगों की जो पहचान है वो कम होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में मिल रहे हैं और न केवल रायपुर में बल्कि अन्य जिलों में भी सभी 6-7 जिले हैं, वहां पर 1/3 के पास में रोज मरीज मिल रहे हैं और सभी जिलों में मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं जो जागरूकता में वो कमी है, इसे विशेष ध्यान देना होगा ताकि लोग जो ICMR की गाइडलाइन, कोविड गाइडलाइन का पालन करें और संक्रमण दर उसको रोकने में सहायता करें। तो प्रतिदिन बढ़ते आंकड़े चिंता का सबब है। एक बार फिर से 5,000 के ऊपर मामला प्रकरण सामने आए हैं, पॉजिटिविटी की दर बढ़ गई है, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई। शुक्रिया आपका विनय इस पूरी जानकारी के लिए। रायपुर में सर्वाधिक 1454 नए केस सामने आए हैं। कुल मिलाकर 5,151 नए प्रकरण दर्ज किए गए। कोरोना के सामने आ चुके हैं, 4 की मौत हुई है और लगातार पॉजिटिविटी दर बढ़ती जा रही, 9.21% हो गई। रायगढ़ नगर निगम की सभापति कक्ष में कल कांग्रेस पार्षद और शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जो कुछ भी हुआ, ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। अब बीजेपी ने महिला पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार करने वाली जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की। नाराज कांग्रेस पार्षदों के एक धड़े ने सभापति के नेतृत्व में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल से मिलकर बरखा सिंह को पद से हटाने की मांग की। विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकमान उचित फैसला करेंगे। तो नगर निगम में कल विवाद की स्थिति बनी थी। कल सभापति कक्ष में हंगामा हुआ था और इसके बाद इसकी शिकायत आलाकमान तक से की गई। कई पार्षदों ने विधायक से मुलाकात करके इस पूरे प्रकरण में जो जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग की। हमने उमेश भैया से भी मिल के आए हैं और उनको भी हमने सूचित किए हैं कि सर ऐसे वहाँ घटना हुआ है, उसमें अगर मैं दोषी हूँ तो आप मेरे पर कार्रवाई करिए, अगर सामने वाला दोषी है तो उसके पर कार्रवाई करें और कार्रवाई तो होना चाहिए, इतना बस मांग है हम लोग की। तो उसका मैं भी प्रकाश भैया के सामने अपना पक्ष रखी हूँ और अनिल शुक्ला भैया से भी रखी हूँ। अब आगे बैठ के हम लोग इस मामला को सुलझा लेंगे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष बरखा सिंह और पार्षद सिंह सभा के बीच में कुछ मध्यम विवाद हुआ था। दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्ष की बात मैंने सुना है। दोनों पक्ष आए थे, दोनों पक्ष ने अपनी बात रखी है और मैं हमारे आलाकमान से इस सब बात को अवगत कराऊंगा। मेरी तो ये कांग्रेस वालों से ये मांग है कि वो अपने इस जिला अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त करें, क्योंकि एक महिला पार्षद को निगम परिसर में आके ही इस प्रकार से गाली गलौज करना बिल्कुल ही अमर्यादित है और ये एक महिला का पूरी तरह से अपमान है। नगर निगम भिलाई में महापौर चुनाव के बाद अब MIC के गठन और जोन अध्यक्षों के चुनाव को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। कल भिलाई नगर निगम के 5 जोन में जोन समिति का चुनाव होना है। इस पर 27 बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई है। बीजेपी का आरोप है कि नगर निगम अधिनियम 1956 के मुताबिक महापौर के परिषद गठन के बाद वार्ड समिति के अध्यक्षों का चुनाव होता है, लेकिन पहले वार्ड समिति के अध्यक्ष का चुनाव नियमों का उल्लंघन है। बीजेपी ने इसे रोकने के लिए कलेक्टर दुर्ग और भिलाई नगर निगम के आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। जोन अध्यक्ष के चुनाव में पार्षद मतदान करेंगे।
नेहरू नगर जोन में मतदान नहीं होगा क्योंकि उस जोन से सभापति गिरवर बंटी साहू जोन 1 नेहरू नगर के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस तरह बाकी के 4 जोन वैशाली नगर, मदर टेरेसा नगर, खुर्सीपार और टाउनशिप जोन में चुनाव होंगे। अधिनियम का पालन नहीं करते हुए नियम विरुद्ध जाकर के पहले जोन का चुनाव कराया जा रहा है। ये अपने आप में समझ से परे कहीं ना कहीं ये चीज़ों को प्रभावित करने के लिए, विषयों को प्रभावित करने जैसा लग रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने कमिश्नर साहब के नाम पर ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय से भी मिलने जा रहे हैं, संभाग आयुक्त महोदय से मिलने जा रहे हैं और समय लेकर के सचिव नगरीय प्रशासन विभाग से भी हम लोग समय लिया है और वहाँ पर भी जाकर के इस मामले में ज्ञापन देंगे। पार्षदों ने आज यहाँ नगर निगम के कार्यालय में उपस्थित होकर के ज्ञापन सौंपा है और उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो 12 तारीख को जोन अध्यक्षों का जो निर्वाचन है उस पे नगर निगम अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज महासमुंद के दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन, जिला पंचायत सीओ और ग्रामीण विकास के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर ग्रामीण विकास की समीक्षा की। बैठक में सांसद चुन्नीलाल साहू भी मौजूद रहे। फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा के भाई के मृत्यु के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जिले में 70,000 लोगों को पीएम आवास योजना से लाभ पहुंचा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 2014 में 2 करोड़ 36 लाख महिला समूह थे, जो आज बढ़कर 8 करोड़ 3 लाख हो गए हैं। लगभग 90% आप अपने गांव से, इस जिले से, आप महासमुंद से देख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ 90% गांव हमारे कवर हुए। अब ये कैसे हुए ये आप सोच सकते हैं और मैं आज बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं हमने इसको। जशपुर जिले के सन्ना में 3 आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण कराने का केस दर्ज किया गया। 8 साल के मासूम बच्चे को मेला दिखाने के बहाने ले जाकर संवेदनशील अंग को चोट पहुंचाते हुए धर्मांतरण कर दिया गया। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी प्रतिभा पांडे ने बताया कि 8 साल के नाबालिग बच्चे के परिजन ने उनके पास धर्मांतरण की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी ने बच्चे का नाम भी बदल दिया है। शिकायत पर सन्ना थाने में आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में लेके गए थे। मेला का बहाना में ले गए थे, फिर क्या किए? अच्छा, स्कूल में क्या नाम है? अच्छा, अभी तुम्हारा क्या नाम है? थाना सन्ना क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थी द्वारा अपने 8 वर्षीय पुत्र के खतना करने के संबंध में शिकायत सन्ना थाने में प्रस्तुत किया गया था। शिकायत के तारतम्य में बालक का एवं उसके परिजनों का बयान दर्ज किया गया है एवं शिकायत जांच पर थाना सन्ना में आईपीसी की धाराओं 295A, 34, 322 एवं धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धाराओं के तहत 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। और एक बड़ी खबर रायपुर से, निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार हो गए। देर शाम को गुड़गांव से ईओडब्ल्यू ने इनको गिरफ्तार किया। एसीबी ईओडब्ल्यू के डीआईजी शेख आरिफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को ईओडब्ल्यू दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह गिरफ्तार हो गए। देर शाम को गुरुग्राम से ईओडब्ल्यू ने इनको गिरफ्तार किया है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, क्या अपडेट मिला है? विनय जी, देखिए कि बड़ी खबर निकल के आई है। इस बात की पुष्टि हो गई है कि जो निलंबित आईपीएस है जीपी सिंह, उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि जो है एसीबी ईओडब्ल्यू के जो डीआईजी हैं शेख आरिफ, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने ये इस बात की पुष्टि की है। उनका ये कहना था कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के अपराध क्रमांक जो 22/2021 है, जिसमें धारा 13B, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो मामले दर्ज किए गए थे, उसमें उनको कई बार विवेचना में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे और उसके बाद भी वो विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे थे और न ही वो ईओडब्ल्यू कार्यालय में उपस्थित हो रहे थे। तो उसी को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये भी लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उन्हें कोई राहत नहीं प्रदान की गई थी, तो उसको देखते हुए जो टीमें हैं वो यहाँ से निकली हुई थी और उनके जो संभावित ठिकाने हैं वहाँ पता तलाशी की जा रही थी। लेकिन ये बात सामने आई है कि उसमें जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि देर शाम को ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा
जो जीपी सिंह है, गुरजिंदर पाल सिंह, उनसे पूछताछ के लिए गुड़गांव से उनको गिरफ्तार किया गया और रायपुर लाने की काम किया जा रहा है, उनको रायपुर लाया जा रहा है। हालांकि इस बात में उन्होंने इन्हें कंफर्म किया है कि एयर से लेके आएंगे या बाय रोड लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है ACBOW के मामले में। यहाँ पे अब अगर पीछे जाके अगर बात करते हैं तो उसमें जिस तरीके से राजद्रोह का जो मामला था राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में, उसमें चालान प्रस्तुत कर चुकी है पुलिस और उसके बाद वो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुर्ग में जो मामले दर्ज है उसमें भी आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अभी हालांकि उनको कब लाया जाएगा इस बात की पुष्टि अभी कोई भी अधिकारी नहीं करा, लेकिन इस बात की पुष्टि जरूर हो गई है कि उनकी जो गिरफ्तारी है गुड़गांव से जो ACBOW की टीम है उसने कर लिया, उनको रायपुर लाया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए। तो ACBOW के DIG ने इस बात की पुष्टि कर दी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं, उनकी गुरुग्राम से गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको रायपुर लाने की प्रोसेस जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।